नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो है 57। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनडीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं वो रीजनिंग पेपर के आधार पर ही, यानी कि पैटर्न के आधार पर रखे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आप विषम समूह का चयन करें। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। सबसे पहले आपको समझने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, कि आपको ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जाएगा या फिर किस तरह से बदलाव किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो आपको विषम दिख रहा है ना, विषम की जगह पर यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें कि असंगत भी पूछ सकता है, या फिर दोस्तों अगल अलग भी पूछ सकता है। ठीक ना, अलग अलग, या फिर दोस्तों मेल जोल नहीं है। इन 4 शब्दों के प्रयोग से दोस्तों आपको क्या क्वेश्चन बना कर देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस टॉपिक से लिया गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की, कि दरअसल इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं या फिर कैसे हम करना होता है। तो देखो दोस्तों, आपको जो विषम समूह है ना दोस्तों, विषम समूह असंगत, इसमें क्या 4 विकल्प दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 4 पे। जैसे कि आपको ये 4 दिए गए, इनमें से दोस्तों 3 विकल्प कैसे होंगे, 1 से होंगे। कितने? 3। ठीक है ना, एक जो होगा दोस्तों वो अगल होगा। जो अगल होता है दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास 4 जो ऑब्जेक्ट कौन कौन से दिए गए हैं, टोली, समूह, भीड़ और वर्ग। अब दोस्तों ये बहुत ही क्या है, उलझा हुआ क्वेश्चन है। टोली, टोली भी सभी जानते हैं एक समूह ही होता है। ठीक है ना, और समूह तो समूह है। भीड़ भी दोस्तों एक समूह होता है और वर्ग भी एक समूह होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो टोली होती है ना, टोली में हम दोस्तों उन्हीं व्यक्तियों को रखते हैं जिनसे हमारे जान पहचान के होते हैं। ठीक है ना, समूह में भी इसी प्रकार दोस्तों सेलेक्ट करते हैं जो हमारी जान पहचान के होते हैं, और वर्ग में भी दोस्तों हम अपनी जान पहचान के ही रखते हैं। लेकिन दरअसल जो भीड़ है, भीड़ में दोस्तों दुनिया भर के व्यक्ति हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी दोस्तों भीड़ में हमारी जान पहचान के नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों ये भीड़ वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट। ये तीनों एक से हैं, क्योंकि इन तीनों में दोस्तों हमारी जान पहचान के व्यक्ति ही हो सकते हैं, लेकिन भीड़ में हमारी जान पहचान के व्यक्ति नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा आपको शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से आएगा। ठीक है ना, इससे प्रत्येक साल आपको एक क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँगा कि आपके टॉपिक यानी कि रीजनिंग में दोस्तों 38 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं दोस्तों? टोटल 38। ठीक है ना, तो 38 में से दोस्तों आपको कितने टॉपिक आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग पेपर में। लेकिन दोस्तों दरअसल आपको 18 टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं, यानी 18 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों एक टॉपिक, 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। इनमें से दोस्तों मैं 12 ऐसे टॉपिकों के नाम बताऊंगा जो दोस्तों प्रत्येक साल उस टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो मैं 12 टॉपिक बताऊंगा। 6 ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो हमेशा बदलते रहते हैं, यानी कि जो 38 है ना हमारे, 38 में से 6 ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन जो 12 फिक्स हैं दोस्तों, ये 12 फिक्स हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन 12 टॉपिकों में से आएगा। तो एक टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन नाम का भी है, इसका भी आपको एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि 20 अप्रैल को गुरुवार हो तो 5 मई को क्या होगा। देखो दोस्तों, कैलेंडर के क्वेश्चन करने से पहले आपको महीनों के दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। आप कैसे करते हैं वो समझिए। यहाँ पर क्या बोला, 20 अप्रैल, तो यहाँ पर जो अप्रैल का महीना है आपको इसकी डेट पता होनी चाहिए, यानी दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। दिन कितने होते हैं दोस्तों अप्रैल में? 30। ठीक है ना, फिर जो डेट देकर रखी होती, क्या दी है, 20, तो 20 डेट में क्या कर देते हैं दोस्तों, माइनस कर देते हैं। यानी कि उसके महीनों की जो संख्या है दोस्तों, उनमें से क्या जो डेट देकर रखी है उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और जिस डेट को दोस्तों हमें क्या निकालना होता है, दिन की निकालना होता है। ठीक है ना, क्या निकालना है, दिन। जिस डेट को हमें दिन निकालना होता है ना, उसे हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। जब हम ये जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है ना, 15 में हमें दोस्तों 7 से डिवाइड करना है, यानी भाग देना। आप 7 से भाग क्यों देते हैं दोस्तों, 7 से भाग हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास दिनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 7 ही होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे पास 7 ही दिन होती है, इससे तो ज़्यादा होते नहीं, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14। तो दोस्तों क्या बार कटा है, 2 बार। तो जो कटा है दोस्तों हमें इससे मतलब नहीं होता, क्या शेष बचा है, कितना शेष बचा दोस्तों, 1 शेष बचा। जो भी शेष बचता है दोस्तों केवल से केवल हमें उसी से मतलब होता है, बाकी किसी से भी मतलब नहीं होता। तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब दोस्तों सोमवार से एक दिन आगे चलिए तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाए, सॉरी गुरुवार से एक
एक जो है दिन आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो क्या शुक्रवार किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कैलेंडर से रिलेटेड आता है, लेकिन दोस्तों इसका 35 साल नहीं पूछा जाता है, जो कि मैंने बताया था 6 टॉपिक हैं। तो 6 टॉपिकों में से दोस्तों एक ये टॉपिक भी है जो बदलता रहता है, ये निश्चित नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है ना। किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। डी बी की पता है और जो कि बी की पत्नी है, यानी कि ए की पत्नी है, ठीक है ना। सी डी की बहन है और ई डी की पत्नी है। तो ए ई से किस प्रकार से संबंधित होगा? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। इसका 35 साल आपको एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। तो ये भी 12 टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित आपको क्या जानकारी पता होनी चाहिए? एरो की सहायता आपको लेनी पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले आपको इन एरो के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं हम, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको एरो नहीं समझोगे तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हम देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों क्या है, ये आपकी पीढ़ी है, ठीक है ना। ये कौन है? आप हैं। जब भी दोस्तों आपकी पीढ़ी के बराबर की व्यक्ति की बात की जाए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। आपकी पीढ़ी के बराबर के कौन कौन व्यक्ति होते हैं? जैसे भाई होती है, बहन होती है, चचेरा भाई चचेरी बहन, और जिसकी पत्नी होती है, ठीक है ना। जैसे कि किसी की शादी हो जाती है तो वो पत्नी होती है ना जिसकी, तो पत्नी भी कौन? हमारी ही पीढ़ी की व्यक्ति होती है। इसलिए दोस्तों जब भी आपकी पीढ़ी के बराबर की व्यक्ति की बात की जाए तब आपको जो ब्लैक वाला एरो दिख रहा है ना, इसकी सहायता लेनी है, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या, ये लेफ्ट से राइट की ओर एरो बनाना है, ठीक है ना, समझ गए। यदि बात की जाए दोस्तों आपसे ऊपरी वाली पीढ़ी यानी कि माता पिता, मामा मौसी, चाचा चाची, सास ससुर आदि, ठीक है ना, और दादा दादी, नाना नानी, तब आपको जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ना दोस्तों, तो ऑरेंज वाले एरो की सहायता लेनी है, ठीक है ना। और दोस्तों जब आपसे नीचे की पीढ़ी की बात की जाए, जैसे कि बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, पोता पोती, तब आपको जो येलो वाला एरो दिख रहा है ना दोस्तों, इसकी सहायता लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन 3 एरो का इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों हम शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बारीकी और ध्यान से देखना दोस्तों हम क्या करने वाले इसमें। तो देखो दोस्तों क्या बोला, वो किसी परिवार में 5 सदस्य हैं। हमने मान लिया क्या है, ए बी सी डी ई हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला, डी बी का पिता है। अब देखो दोस्तों कुछ बच्चे की इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरअसल डी पिता है या बी पिता है। तो वो खुद कह रहा है दोस्तों डी बी का पिता है, यानी कि डी पिता है किसका? बी का, ठीक है ना। तो डी यानी कि हम पहले बी बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बी क्या है? बेटा है, ठीक है ना। बेटा है बेटी ये हमें पता नहीं, लेकिन क्या है, बी का पिता है। तो दोस्तों पिता है तो दोस्तों एरो किस साइड जाएगा? ऊपर की ओर। क्यों जाएगा? क्योंकि डी कौन है? पिता है। और मैंने आप पहले ही बताया था दोस्तों, जब आपसे बड़ी पीढ़ी के बारे में बात की जाए तो आपको एरो किस साइड बनाना है? ऊपर की ओर, ठीक है ना। फिर क्या बोला, जो कि ए की पत्नी है, यानी दोस्तों डी बी का पिता है, तो जो बी है दोस्तों वो क्या है? ए की पत्नी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बी था ना हमारा, बी कोई बेटा नहीं था, बेटी है, तभी तो दोस्तों वो ए की पत्नी है, ठीक है ना। क्या है? ए की पत्नी है। तो हम इस पुरुष के लिए पॉजिटिव कर देते हैं और माइनस कर देते हैं किस पे? स्त्री के लिए, ठीक है ना। ये चिन्ह बना देते हैं। अब दोस्तों आपको कैसे पता चला कि जो बी की यहाँ पर क्या बोला, ए जो कि बी की पत्नी है। तो देखो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि पत्नी हमेशा दोस्तों आपकी बराबर की पीढ़ी की होती है, इसलिए दोस्तों आपको क्या है, इस वाले एरो की सहायता लेनी है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, जो कि सी डी की बहन है। अब देखो दोस्तों सी डी की बहन है, यानी कि जो डी है दोस्तों वो सी की बहन है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों अब जैसे कि ये हमारी पीढ़ी की व्यक्ति हुई, तो जो दोस्तों हमारे पिताजी होंगे, ठीक है ना, पिताजी की बहन होगी तो वो भी तो उनकी पीढ़ी ही होगी ना, पत्नी भी उन्हीं की पीढ़ी की होगी, और जो उनकी बहन होगी वो भी उन्हीं की पीढ़ी होगी। तो दोस्तों इसका एरो इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? सी है। ये भी क्या है? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये स्त्री है। सी कौन है? डी की बहन है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों हमने ये एरो इस साइड बनाया और ये वाला एरो इस साइड बनाया, ये दरअसल एक ही एरो है। हम कहीं पर भी बना सकते हैं, ये माने कि बनाना हमें कैसा है? आड़े में है, यानी बराबर में ही है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, डी ई की पत्नी है, यानी कि दोस्तों जो ई है वो डी की पत्नी है। तो दोस्तों ये आ जाएगा यहाँ पर ई, ठीक। ई क्या है? माइनस में है, ठीक है ना। अब क्या बोला, ए ई से किस प्रकार संबंध है, यानी ए का संबंध बताना, किसका? ए का
ई से, यानी कि ए ई का कौन लगेगा। तो देखो दोस्तों ये कौन है, आप हैं, ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है। जब ये पत्नी है दोस्तों तो ये इसके पिता हैं, तो ये हमारी कौन होंगे, ससुर होंगे। और ये ससुर होंगे दोस्तों, तो ससुर की पत्नी क्या होगी, हमारी सास होगी। कौन होगी, सास होगी, ठीक है ना। और दोस्तों उनकी बेटी की कौन होगी, ये माँ होगी, ठीक। तो हमारी कौन होगी, सास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दें दोस्तों एक चीज़ का, और आप यदि दोस्तों यहाँ पर एक ही जगह, ठीक है ना, उसने यदि उल्टा पूछा, क्या पूछा इस प्रकार से कि ई का ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से ई का किस प्रकार संबंधित है, तब क्वेश्चन पूरा का पूरा बदल चुका होगा, ठीक है ना। यानी दोस्तों ई का ए से बताना है, तो देखो जब ये इसकी सास है तो दोस्तों ये इसका कौन लगेगा, ये इसका दामाद लगेगा। कौन लगेगा, ए का ये कौन लगेगा, ई का ये कौन लगेगा, दामाद लगेगा। इसलिए दोस्तों आपको क्या है, इन एरो की सहायता बहुत ही लेनी होगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कहीं का भी क्वेश्चन करो तो इन एरो के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि उस वैनारिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, बहुत ही सुंदर शब्द हैं, सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप इन जो शब्द दिए गए इनसे परिचित होंगे। ये दरअसल हमारे ही राज्य के हैं, ठीक, राज्य के तो नहीं है, यानी कि देश के हैं, ठीक है ना। कौन है ये, राज्य और राजधानियाँ हैं। तो दोस्तों जब तक आपको इन शब्दों की जानकारी पता नहीं होगी या फिर उन्हें आप जानते पहचानते नहीं होंगे, तब तक आपसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए मेरी सलाह है दोस्तों, आपको क्या होनी चाहिए, राज्य और राज्य की राजधानियाँ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और कुछ जो हमारे आसपास के देश होते हैं ना, जैसे हमारे देश में चीन, नेपाल, तो उनकी आपको क्या राजधानी पता होनी चाहिए, उनकी मुद्राएं भी पता होनी चाहिए। ये बेसिक सी जीके आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल जो एनालॉजी यानी कि जो वेन डायग्राम है, एनालॉजी वाले क्वेश्चन है, इनमें क्या पूछा जाता है, जीके पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, जीके, ठीक है ना। यानी कि रीजनिंग में अभी जीके चलती है, ठीक। तो ध्यान रखें। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, इन तीनों में आखिरकार संबंध बताना है कि ये आखिरकार ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखो दोस्तों आप जानते हैं जो सिक्किम है ये एक राज्य है, मणिपुर क्या है, एक राज्य है, ठीक है ना। इम्फाल क्या है, एक राजधानी है। तो दोस्तों जो मणिपुर है, ठीक है ना, और जो इम्फाल है, यानी मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। तो दोस्तों जो मणिपुर है वो इम्फाल के अंदर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों जो इम्फाल है वो मणिपुर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा जो ब्लू वाला है ना, ये क्या है, मणिपुर है, ठीक है ना। रेड वाला क्या है दोस्तों, ये वाला छोटा वाला, ये है इम्फाल। यानी मणिपुर के अंदर क्या आ जाएगी, उसकी राजधानी इम्फाल आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो सिक्किम है, सिक्किम एक अलग राज्य है, ठीक है ना। क्या है, एक अलग राज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, अगल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम से, इससे भी दोस्तों आपको ऑल स्टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। 12 टॉपिक में से एक टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ही मत करना दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड हुआ है कि एसएससी सीजीएल में 4 बार आ चुका है। बाकी के एग्जामों में आया हो ये नहीं पता, लेकिन एसएससी सीजीएल में ये कितनी बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों सबसे कठिन है। मैं आपके इसके रीजन भी बताऊंगा, प्रॉपर्टी भी बताऊंगा कि इस टाइप की कंडीशन यदि आप में बनेगी तो आपको क्या करना होता है, ठीक ना। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। निम्नलिखित शब्दों की संख्याओं का संबंध ज्ञात की, अक्षरों की जगह पे यहाँ पर संख्या है, ठीक है ना। संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे 2 का संबंध 3 है तो 5 का संबंध हमें बताना है। तो दोस्तों जो पहला वाला पद दिया जाता है ना, हमें पहला पद इसलिए दिया जाता है दोस्तों, ये क्या है, हमें उदाहरण है। जो उदाहरण या जो लॉजिक इसमें लगा है दोस्तों, उसी लॉजिक या उसी जैसा उदाहरण हमें इस प्रकार का भी बनाना होता है। इसलिए दोस्तों हमें ये एक उदाहरण के तौर पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम 2 में दोस्तों क्या कर सकते हैं कि वो 3 हो जाए। 2 में हम क्या कर सकते हैं कि वो 3 हो जाए। तो देखो दोस्तों आपने कुछ बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया कि सर इसका 6 है, इसका 24 है, इसका 7 है। देखो दोस्तों आपकी सही बात है कि इनमें से तीनों ही ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। देखो अब 3 विधि से कैसे आएगा मैं बताता हूँ। यदि हम दोस्तों 2, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक, क्या कर दें, 2 का स्क्वायर करके -1 कर दें तो हमें 3 मिल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर करके कितना कर दें दोस्तों, 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25। 25 में से जब हम -1 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 24, जो कि 24वीं ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों, यदि हम 2 + 1 कर दें तो हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 5 + 1 कर देते हैं, ठीक है ना, इस वाले में, ठीक है ना,
ये वाला अगला वाला भाग चल रहा है, ठीक है ना। तो ये भी 6 जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो लगेगा दोस्तों आपके पास कौन सा लगेगा वो देखिए। 2 के बाद दोस्तों अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है, ठीक है ना। ये क्या हो, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, ऑर्डर नंबर क्या होगा, 3 ही होगी। इसी प्रकार दोस्तों जो 7 है, 5 है, 5 के बाद जो अगली ऑर्डर संख्या होगी यानी प्राइम नंबर होगा दोस्तों अभाज्य संख्या, वो क्या होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी, जो कि दोस्तों ऑप्शन किस में है, बी में है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब बताइए कि जब आपके पास तीनों ऑप्शन हों और तीनों लॉजिक जबरदस्त हों तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप किस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे वो आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो जो कि मैं आपको अभी हाल बताता हूँ। पहले दोस्तों आप इस चीज़ को क्लियर कर दें। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं 24 लगाया। तो दोस्तों यदि आप इस सोच से बनेंगे तो वो आपको इतना बड़ा कट लगा के कट टेस्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, तो मन से नहीं लगाना, तुक्का भी नहीं लगाना, ठीक ना। तो इसकी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, इसके बाद लगाएंगे। तो देखो दोस्तों जो नंबर एनालॉजी होती है, ठीक है ना, इसके दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आपको 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसी वाले टॉपिक का नाम है दोस्तों, इसके आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं दोस्तों नंबर का ही आए, यहाँ पर वर्ड भी हो सकता है, वर्ड का भी आता है, लेटर का भी आता है और नंबर का आता है। यानी कि 3 एनालॉजी में से दोस्तों किसी के भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जो नंबर एनालॉजी होती है ना, इसके लिए संख्याओं में रूल्स क्या होते हैं कि दरअसल सबसे पहले दोस्तों हमें अभाज्य संख्या को देखना होता है कि दरअसल जो संख्या हैं या फिर जो उसमें हैं यानी कि जो विकल्प में है, ऑब्जेक्ट में है, तो दोस्तों या प्रश्न में या फिर ऑब्जेक्ट में अभाज्य संख्या तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमें सम विषम देखना पड़ता है, क्या कोई संख्या सम विषम तो नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमें उसका वर्ग या फिर क्यू करना पड़ता है। यदि ये तीनों नहीं है दोस्तों तो उसके बाद हमें सिंपल मैथ का ट्रिक यानी ट्रिक का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग इंटू, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो हम जानते हैं दोस्तों 2 और 3 कैसी है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो 5 और 7 कैसी है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, ठीक। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ना कि दोस्तों 6 और ना कि 24 होगा, ठीक है ना, समझ गए। तब दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, इस वाले को आपको फॉलो करना है। तो ये आपको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर आपको इस टाइप से नहीं बताएगा जिस टाइप से मैंने बताया है। तो मैंने बताया दोस्तों ये सादृश्यता परीक्षण है यानी एनालॉजी के दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। एनालॉजी भी दोस्तों ये नंबर एनालॉजी है, इसके बाद वर्ड एनालॉजी होती है, तीसरी लेटर एनालॉजी है, तो चौथी होती है मिक्सड एनालॉजी। तो ये 4-5 की एनालॉजी होती है यानी एनालॉजी के अंदर ही दोस्तों 5 टाइप की एनालॉजी होती हैं। तो आपने जिसने टॉपिक पढ़ा होगा वो जानता होगा। इसके आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, ये देखो हमारा किसका आ गया, वर्ड एनालॉजी का, ठीक है ना। तो वर्ड एनालॉजी में देखो दोस्तों फिजिक्स पड़ गई, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने कहा था दोस्तों कि जो एनालॉजी है दोस्तों, एनालॉजी और वेन डायग्राम होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होती है, जीके भी चलती है, ठीक है ना, मैथ चलेगी, ठीक है ना, रीजनिंग चलेगी, और इसमें क्या चलती है, हिंदी भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है, ग्रामर चलती है, ठीक है ना। यानी कि संपूर्ण चीज़ें इसमें चलती हैं, केमिस्ट्री भी चलती है, ठीक है ना। तो आजकल दोस्तों इसमें जीके और फिजिक्स मैथ ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों लंबाई को उन्होंने क्या करा है, मीटर, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति की हमें बताना है यानी कि जो लंबाई है वो उन्हें मीटर में देखना है, ठीक है ना, लेंथ की। तो इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है ना, तो इसकी क्या होगा संबंध, तो वो बताना है। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि जो लंबाई है वो हम काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो विद्युत जो शक्ति है दोस्तों वो हम किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं, ठीक है ना, किस में नापते हैं, वाट। तो वाट जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, वाट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बताया इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने वर्ड एनालॉजी का लिया है, अगला जो हमने किया था वो नंबर एनालॉजी का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान दें दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे दोस्तों आपको प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। ये भी 12 टॉपिकों में से एक टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एसएससी रेलवे 2019 में पूछा चुका है, एसएससी जीडी 2016, 17 और 21, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दें।
तो यहाँ पर हमें 5 लीटर को दिया गया है ब्रह्मांड, चेन्नई, विश्व, एशिया और तमिलनाडु, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, इसकी बेसिक जानकारी। तो बेसिक जानकारी से पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण का क्रम क्या होता है, ठीक है ना। तर्कपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों किसी भी शब्द में क्या हो, लॉजिक हो, और उस शब्द का दोस्तों उस लॉजिक के जरिए पूरा अर्थ हमें समझ में आ जाए, उसे तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण मान लें दोस्तों कि आपने क्या पढ़ा होगी, संस्कृत तो पढ़ी होगी सबने, ठीक है ना, संस्कृत पढ़ी है ना। तो संस्कृत में दोस्तों श्लोक आपने देखे होंगे, क्या देखे होंगे, श्लोक, छोटी छोटी सी लाइनों में 2 श्लोक यानी एक श्लोक लिखा होता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ देखते हैं दोस्तों तो एक पैराग्राफ सा भर जाता है और हमें पूरा का पूरा जो वो है ना दोस्तों अर्थ हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। तो उन शब्दों में दोस्तों क्या लॉजिक लगता है, तो इसी प्रकार दोस्तों हमें भी इन 5 में इस प्रकार से क्रम से जमाना है कि उनमें इस प्रकार का लॉजिक लगे कि हमें पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो दोस्तों एक प्रकार की बात की जाए तो ये क्रम से जमाना, जैसे कि हमारे पास ABCD के अक्षर होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो डिक्शनरी होती है, ठीक है ना, उसमें भी A से Z, जो मेडिकल्स पे दुकान पर होती हैं वो भी दवाइयाँ दोस्तों A से Z के क्रम में रखते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें ये जमानी होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, तो हमारे पास 5 लीटर हैं ब्रह्मांड, चेन्नई, विश्व और एशिया, तमिलनाडु। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि जो लेटर हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर हैं या प्रकृति के ऊपर हैं, किसी पेड़ पर उतर हैं, या फिर दोस्तों वृक्ष, या फिर किसी मौसम पर हैं, या फिर किसी इंसान, स्थान, जगह, या फिर किस पर निर्भर हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मांड, चेन्नई, विश्व, एशिया ये दरअसल मिक्स हैं और किसी स्थान पर हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों सबसे इसमें छोटी चीज़ क्या देखनी है, तो सबसे छोटी चीज़ तो दोस्तों यहाँ पर चेन्नई, चेन्नई एक राजधानी है, ठीक है ना, जो हमारे देश के अंदर है, ठीक है ना। तो चेन्नई क्या है, एक राजधानी है, तो 2 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। जी किसके अंदर है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। तो ये 5 बना, तमिलनाडु किसके अंदर है दोस्तों, भारत के अंदर। तो भारत दिया है, नहीं दिया है, ठीक है ना। भारत किसके अंदर है दोस्तों, एशिया के अंदर, ठीक है ना, एशिया, एशिया हो गया। एशिया किसके अंदर है दोस्तों, महाद्वीप, तो महाद्वीप तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जो विश्व है, ठीक है ना, तो विश्व हो जाएगा इसका, ठीक है ना। विश्व किसके अंदर है दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड किसके अंदर है दोस्तों, त्रिलोक यानी 14 भवन के। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर सॉरी 4 की जगह पर यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर पर है। तो देखो 25, 43 एक किसी ऑप्शन में है, आपका हो गया ऑप्शन डी। आप कहोगे नहीं नहीं सर यहाँ पर 6 की जगह 1 हो गया है, तो दोस्तों ये गलती मत करना। दरअसल यहाँ पर 6 ही लिखा है, यहाँ पर कोई मिसप्रिंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज कर दिया है, परिवर्तन कर दिया, ताकि आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ जाए। तो दोस्तों जब भी आपको ये वाला ऑब्जेक्ट ना मिले, किसी भी ऑब्जेक्ट में दिखाई ना दे, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, संख्याओं को पलट देना। जैसे कि 1 आगे लिख देना है आपको, फिर 3 लिख देना है, फिर 4 लिख देना है, फिर 5 लिख देना, फिर 2 लिख देना। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो कहीं पर दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर ऑप्शन सी में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, जब आप कर रहे होंगे क्वेश्चन को और आपको इस टाइप का ऑब्जेक्ट में ना दिखाई दें तो संख्याओं को पलट भी लेना है, क्योंकि दोस्तों पलटोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ का। तो मैंने बता चुका हूँ कि ये उन 12 टॉपिक में से एक है, आपको एक क्वेश्चन इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यदि कम को 74, 82 लिखा जाता है तो फ्रॉम को 31, 48 लिखा जाता है तो फोर्सेस को क्या लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रेलवे 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन आता है सांकेतिक भाषा, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है ना, ये दोस्तों रीजनिंग का सबसे घटिया क्वेश्चन, सबसे सरल क्वेश्चन। एक प्रकार का बात की जाए तो ये नकल वाला क्वेश्चन होता है कि आपको नकल भी सिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो हमें इसका अर्थ तो दोस्तों उसकी यानी भाषा से ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कोडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कोड, ठीक है ना, कोड। जैसे कि हम किसी लैपटॉप में कोड डालते हैं पासवर्ड, ठीक है ना, पासवर्ड, तो दोस्तों हमें इस प्रकार का ही कोड यहाँ पर देकर रखा है। जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों आपके मोबाइल में मैंने कम की स्थान पर दोस्तों जहाँ कम डाला है, ठीक है ना, वहाँ मैंने 74, 82 डाले हैं। जहाँ मैंने फ्रॉम टाइप किया है वहाँ मैंने 31, 48 टाइप किया है। तो मैं कहूँ दोस्तों अपने मोबाइल में फोर्स मैंने टाइप किया है। तो आप बताइए कि आप जो शायद उसमें गणित में क्या अंक होंगे तो वो बताने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो सी की जगह पर दोस्तों यहाँ पर 7 कोड है, ओ की जगह पर 4 है, ठीक है ना, एम की जगह पर 8 है और ई की जगह पर क्या है 2 है, एफ की जगह पर 3 है, आर की जगह पर 1 है, ओ की जगह पर 4 है। तो ध्यान दे रहे हो दोस्तों ओ 4 यहाँ पर भी है और देखो ओ यहाँ 4 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। एम यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी दोस्तों 8 ही है, ठीक है ना, यानी कि उनका कोड सेम है।
ठीक। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जो फोर्सेस है दोस्तों, तो जो यहाँ पर लेटर हैं सभी के सभी दोस्तों इन दोनों में भी लेटर हमें सेम दिखाई दे रहे होंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, उन्हीं का कोड यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि ऐप का कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखो ऐप का 3 है तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है ना। ओ का कितना है दोस्तों, ओ का आपका हो गया सर 4 है। अब दोस्तों यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है ना। दोनों जगह पर ओ का कोड कितना है, 4 ही है। इसके बाद दोस्तों आर का कितना है दोस्तों, 1 है तो हमने 1 लिख दिया। सी का कितना है दोस्तों, 7 है तो हमने 7 लिख दिया, ठीक है ना। ई का कितना है दोस्तों, ई का 2 है तो हमने 2 लिख दिया। 34 से 172 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। तो मैंने कहा है दोस्तों आपको ये कोड बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें नकल करनी की होती है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन देकर जाएगा और ये 12 टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी रेलवे 2019 की चैप्टर 3 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, नीचे दिए गए यानी कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्क्रिय कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है हमारे पास सभी AH हैं, सेकंड में क्या है कुछ RH हैं, सेकंड निष्कर्ष में क्या है फर्स्ट वाली स्थिति सभी RH हैं कुछ RH हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट और कैलकुलेशन में से आता है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है न्याय निगम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम न्याय निगम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर और दोस्तों सब कुछ आपको इसी में पता चल जाएगा। आप कहीं के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कहानी सुनिए। तो जैसा कि मैंने कहा इन क्वेश्चन को न्याय निगम के माध्यम से भी जानता है। तो न्यायालय तो आप जानते होंगे कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट तो जानते हैं ना न्यायालय। तो न्यायालय में दोस्तों एक जज होता है, कौन होता है, जज, ठीक है ना। जज में दोस्तों 2 वकील भी होते हैं, एक ये वकील हो गया एक ये वकील। ये कहानी सुना रहा हूँ, कहानी के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों इसका केस लड़ता है और ये इस वाले व्यक्ति का यानी कैदी का लड़ रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये वाला जो है ना व्यक्ति दोस्तों वकील, तो इसने दोस्तों इसके क्या किए हैं, सबूत दिए हैं। किसको, वकील ने, और इस वाले वकील ने दोस्तों इस कैदी के क्या दिए हैं, सबूत दिए इन दोनों ने, ठीक है ना। तो सबूत का मतलब है दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, कथन दिया है, ठीक है ना, कथन दे दिया जज को। अब दोस्तों जज जो फैसला करेगा, ठीक है ना, कि इसको मद्देनजर रखते हो फांसी पे लटका दिया जाए, इसे बाइज्जत बरी की जाए। तो दरअसल दोस्तों जो निष्कर्ष निकालेगा यानी कि ये निकाला, ठीक है ना, निष्कर्ष क्या निकाला, ये निकाला कि इसे कैदी की सजा दे दी, इसे बाइज्जत बरी कर दिया। तो हमें यही बताना है कि दरअसल सबूत के आधार पर जज ने जो निष्कर्ष यानी कि कथन निकाला है वो निष्कर्ष दोस्तों सही निकाला है या फिर गलत निकाला है, इसी की जांच हमें करनी होती है इसमें। अब जांच कैसे करोगे दोस्तों वो भी आप समझिए। देखो दोस्तों मैंने आपको कहानी सुनाई, सब कुछ समझ में आ चुका होगा, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वह समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी के माध्यम से दोस्तों अब हमें करना कैसे होता है, देखो सभी ए क्या है, एच हैं। तो जितने भी ए हैं, ठीक, कौन है दोस्तों, ए हैं, वो सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, एच हैं। कौन है, एच है, ठीक, राइट, समझ गए थे ना। सेकंड में क्या बोल रहा है, कुछ आर एच हैं। तो देखो दोस्तों कुछ जो एच हैं यानी कि जितने आर हैं, कुछ भी जो आर हैं हमारे पास वो कुछ तो एच हैं यहाँ पर और कुछ क्या है दोस्तों आर हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आर भी हैं और एच भी हैं, ठीक है ना, दोनों ही हैं। ये क्या हो गया, कथन हो गया। अब कथन दोस्तों एक प्रकार के ये सबूत होगा, ठीक है ना, हो गया इतना। अब दोस्तों जो वकील ने निष्कर्ष निकाला वो देखें क्या बोल रहा है कि सभी आर एच हैं, गलत। दोस्तों यहाँ पर कुछ ही एच आर हैं, सभी के सभी नहीं है, यानी कि फर्स्ट स्थिति क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है ना। सेकंड में क्या बोला, कुछ आर एच हैं, तो जी हाँ यहाँ पर कुछ तो आर एच हैं और कुछ एच आर हैं, यानी कि कुछ एच आर हैं और कुछ एच आर हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरी स्थिति सही है। तो दोस्तों इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बी, केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, यानी कि दोस्तों केवल से केवल जो निष्कर्ष सेकंड है उसी का अनुसरण कर रहा है, वो ही केवल सही निर्णय लिया है जज ने, बाकी का नहीं लिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ चुका होगा और समझ में भी आ चुका, क्योंकि दोस्तों जो कहानी मैंने सुनाई है ना वो शायद आपको कोई बड़े बड़े लेवल के जो सर होते हैं, टीचर होते हैं, इस टाइप से नहीं बताती जिस टाइप से मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों मैंने कहा है कि जो कथन और निष्कर्ष वाला है, जो एसएससी जीडी, एसएससी एमडीए या फिर कहूँ कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि दोस्तों आपको इससे आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे अधिकतम। तो दोस्तों इसका 1 क्वेश्चन आता है ऑल स्टेट एग्जाम में, लेकिन कभी कभार दोस्तों एसएससी एमटीएस में इसके 2
क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, ये भी 12 टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो आपको एक सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी दोस्तों। अब सीरीज की तो दोस्तों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अभी मैं इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम टेस्ट के बारे यानी कि प्रैक्टिस सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब मैं आपको इसका टॉपिक बताऊंगा या फिर जो मेरी वीडियो डली है वो वीडियो पे आप देखिए, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई हुई है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों कि जब भी आपकी सीरीज बढ़ रही हो, ठीक है ना, या फिर घट रही हो, ठीक है ना, तो बढ़ रही हो, घट रही हो, या फिर दोस्तों वो स्थिर हो, ठीक है ना, इन 3 टाइप की स्थितियां करना होती हैं, तब आपको डायरेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी करनी होती है वो समझनी होती है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होगे पहले तो बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों कि दरअसल जब भी दोस्तों कोई भी सीरीज हो, जब बढ़ रही हो घट रही हो, तब आपको उसका एक पद छोड़ कर देखना होता है, ठीक ना। जैसे कि हम 99 को छोड़ देते हैं, 89 को छोड़ देते हैं, 69 को, इन 3 संख्याओं को छोड़ देते हैं और एक पद देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, 9 में 10 जोड़ा तो 19 हो गया, 19 में 10 जोड़ा दोस्तों तो कितना हो गया, 29 हो गया, 29 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया, 39 हो, 39 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रह चुका है क्योंकि हमारा उस वाला नहीं आ रहा, ये आगे पद निकल गया। तो हमारे पास अब इससे देखेंगे तो दोस्तों 99 से माइनस के 10 करेंगे, यानी घटाए 10 तो 89 होगा, इसमें से माइनस के 10 करिए तो 69 होगा, 69 में से दोस्तों हमने यदि माइनस 10 किए तो 59 हो जाएंगे, कितने, 69 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन को समझ गए। अब दोस्तों दूसरी टाइप से कैसे करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। देखो, यदि आपको प्रॉपर्टी याद हो तो आप देख कर ही बता सकते थे, क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो आप देखिए, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ में नियम और रूल्स क्या अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपको नियम और रूल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि देखो पहली क्या है, इकाई अंक 9 है, ठीक है ना। देखो सब में दिख रहा है कि नहीं, सब में इकाई अंक कितना है दोस्तों, 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, जो सिंगल है वो भी 9 है, यानी कि इकाई अंक जो पहली डिजिट है दोस्तों वो कितनी है, 9 है। समझ गए इतनी चीज़ तो, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि 9 के बाद दोस्तों जो प्राइम नंबर होती है, ठीक है ना, एक पद छोड़ना, एक पद तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला जो 9 नंबर पहला डिजिट वाला दोस्तों जो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, वो 9 ही होती है, ठीक है ना। 9 के बाद दोस्तों पहली डिजिट वाली क्या होती है, अभाज्य संख्या 29 होती है, ठीक ना। इसके आगे वाली, तो उससे आगे वाली दोस्तों 39 होती है। 39 नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि 39 3 से कट जाती है, ठीक है ना। तो ये वाली ट्रिक यहाँ पर लागू नहीं होगी। तो जो ट्रिक हमने शुरू वाली बताई थी वही उसकी लागू होगी, तो ये वाली नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों कभी कभार इस टाइप से क्वेश्चन भी कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों तो 12 टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है। इसके अंदर भी दोस्तों कई टाइप की होती है, लीटर होती है, नंबर में होती है, मिक्सड में होती है, ठीक है ना। तो इसका भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक नंबर टेबल दिखाई दे रहा है, नंबर टेबल में कुछ अंक भी दिखाई दे रहा है, अंक में दोस्तों आपको प्यारा सा क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है जो कि रेड कलर में है। तो अब दोस्तों बात की जाए दोस्तों कि कुछ जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो जैसे 12th पास करके हैं और एग्ज़ामों की तैयारी करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्त उन बच्चों के लिए है जो पहली बार इन सवालों का सामना करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो वो आप समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले आप इसकी पहचान कर लीजिए कि कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों पहचान क्या होनी चाहिए आपकी, कि सबसे पहले तो आपको इस टेबल को देख लेना है। आप कहोगे सर हमने देख लिया, ठीक है ना, आगे बताइए, जी हाँ हम बताते हैं, ठीक है ना। तो देख लिया, अब देखने के बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दरअसल इसमें बड़ी संख्या क्या है। तो आप कहोगे सर जो बीच की रो है यानी पंक्ति है, इसमें सभी की सभी बड़ी संख्याएं हैं। तब आपको दोस्तों जो लॉजिक देखना होता है ना, तब आपको ये वाली पंक्ति ऊपर वाली और नीचे वाली पंक्ति, इन दोनों में लॉजिक देखना होता है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों संख्याओं में आप क्या कर सकते हैं कि वो 15 आ जाए, इन दोनों 3 और 4 में क्या करेंगे कि 17 आ जाए, 5 और क्वेश्चन मार्क में क्या करेंगे कि 15 आ जाए, ठीक है ना, समझ गए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अब मान के चलिए दोस्तों आपको बड़ी संख्या इस साइड दी होती, फिर क्या करते, तब आपको दोस्तों जो राइट से लेफ्ट की ओर लगाना होता है। यदि नीचे दी होती दोस्तों तो आपको अप से डाउन की ओर लगाना होता,
ठीक है ना लॉजिक। यदि ऊपर दी होती दोस्तों तब आपको क्या नीचे से ऊपर की ओर देखना होता, यदि आपको इस साइड बड़ी संख्या होती तो आपको लेफ्ट से राइट की ओर लगाना होता लॉजिक, ठीक है ना, समझ गए। यदि आपको बीच में दी है तो आपको इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम में लगानी होती लॉजिक, ठीक है ना, समझ गए। आप लॉजिक लगाना हो करना तो समझ गए ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि हमारी जो बड़ी संख्या है वो बीच में है, ठीक है ना, 15 17 और कितनी 15, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारे पास जो 2 है और 5 है, दरअसल इसमें क्या कर सकते हैं कि वो 15 हो जाए। तो आप कहोगे सर इन्हें हम प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद दोस्तों इसमें हम कितने 10 ऐड कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या लग गया लॉजिक लग गया, ठीक है ना। यानी 2 और 3 कितना कर दिया हमने 5 कर दिया प्लस, और इसमें मन से हमने कितने ऐड कर दिए 10, तो हमारा क्या हो गया 15 हो गया। ये हमारा क्या लग गया लॉजिक। अब ये लॉजिक तभी माना जाता है दोस्तों जब आपकी इन दोनों स्थितियों को भी फॉलो हो यानी लागू करे। तो हम देख लेते हैं कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 में देखो हमने यहाँ पर 10 जोड़े तो हमें यहाँ पर भी 10 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 17 आ चुका है, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें जो 15 लाना है, ठीक है ना, यानी 5 में हम क्या जोड़ें दोस्तों कि वो 15 हो जाए। देखो हमें 10 तो यहाँ पर जोड़ना ही है, ठीक है ना। 5 + 10 बराबर 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर दोस्तों, तो सिंपल से हमारे पास ऑप्शन डी में दिया हुआ 0, क्योंकि दोस्तों 0 देखो 5 + 0 + 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 ही तो आएगा ना, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, प्लस के जो हमें मन से 10 लगाने हैं वो 10 बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभिव्यंजक संख्या सारणी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, तो नंबर टेबल के स्थान पर दोस्तों आपको लेटर में भी यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे ABCD के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों आपको जो 12 टॉपिक दिए गए थे तो 12 टॉपिक मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिए हैं। ये टॉपिक भी दोस्तों उन्हीं टॉपिक में से एक है। ये लगभग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये वाला, ये भी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यदि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे 2019 का ही शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो तेंदुआ शेर गाय चीता, तो ये क्वेश्चन गलती मत करना दोस्तों कि ये शब्दों का तार्किक क्रम है, क्लासिफिकेशन वाला है। तो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं। तो आप ये मत सोचना कि सर मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना, यानी कि सर ही बताएंगे, नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूम में, किसके रूम में है कमेंट के रूम में, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर जरूर कर दें, ताकि दूसरे जो व्यक्ति और बच्चे हैं इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों अगला जो हमारा सेट होगा वो होगा 58 में दोस्तों जो हमारे पास टॉपिक छूट चुके हैं ना, जैसे कि हमारे कितने थे 38 थे, 38 में से मैं आपको केवल से केवल दोस्तों 17 टॉपिक ही बता पाया हूँ। कितने बता पाया हूँ 17। बाकी के जो दोस्तों बाकी के जो 18 टॉपिक हैं ना, यानी कि 18-20 जो टॉपिक हैं दोस्तों, कितने 19 टॉपिक हैं। तो 19 टॉपिक दोस्तों हम अगली वीडियो में करते रहेंगे, यानी कि कुछ हम 58 में करेंगे और कुछ करेंगे 59 में, ठीक है ना। तो इन दोनों में हम ऐड कर लेंगे बाकी के टॉपिक। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।